हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को कवर किया था। इस वीडियो में हम पूरे कंप्लीट पेपर को ही कर लेंगे ताकि ऐसे गैप ना बने बीच बीच में और एक फ्लो में सभी क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएं। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन में हम पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम दिस द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट हु रूल्ड द मलय पेनिनसुला सुमित्रा जावा एंड नेबरिंग आइलैंड्स। इसमें बस इतना पता था कि भाई जो चोला एम्पायर है वो अपने मिलिट्री कैंपेन सेंड करता था, तो उसके बेसिस पे बस इतनी नॉलेज काफ़ी थी। और ये कैसे था, जब हम एक फ्लो में अपने पूरी की पूरी एक बार हिस्ट्री, जब एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक स्टोरी की तरह हमारे पास एक बेस बन जाता है। ठीक है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास रीजन्स गिवन है एंड रिवर्स फ्लोइंग इन द रीजन। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया था, जो महाजनपदाज है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा, उसके जो भी रीजन्स थे उनकी कैपिटल्स, ठीक है, उनके आसपास का मतलब वो कहाँ पे हैं, ठीक है, उनकी लोकेशंस, ये चीज़ मैं पढ़ के गई थी, ये चीज़ों का पता था। और उसके बेसिस पे फिर ये चेक करना था कि वहाँ से वो रिवर जाती है या नहीं जाती है। ठीक है, तो उस बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल। इसका कोई आइडिया नहीं था मुझे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ा। फिर देखिए, इस क्वेश्चन में हम कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं लगा सकते, डायरेक्ट पता होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रदेशिका राजुका युक्ता वर इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स एट द। इस क्वेश्चन में पता क्या है, इसमें जो ये टर्म्स हैं उसके बेसिस पे मैंने इसको ट्राई किया था। ठीक है, इसमें जैसे कि प्रदेश जो होता है वो एक मतलब कि बिगर पिक्चर को शो करता है। ठीक है, ऐसे राजू का, ठीक है, इस बेसिस पे मैंने इसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इस पे मार्क किया था, बट ये रॉन्ग हुआ क्वेश्चन। बट ठीक है, जब आप किसी क्वेश्चन को मार्क करो ना तो उसके पीछे एटलीस्ट कोई रीज़न होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और अगर आप ऐसे डायरेक्ट मतलब कि बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कैलकुलेशन के आप किसी क्वेश्चन को मार्क करें तो वो एक अनकैलकुलेटेड रिस्क है आपका। ठीक है, रिस्क जब आप क्वेश्चन में तभी लो जब आपके पास कोई ना कोई रीज़न हो, लॉजिक हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मैंने इस बार ये डिसाइडेड था मेरा कि भाई क्वेश्चंस अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और हर बार आपकी जो आप सोचेंगे वो ठीक भी नहीं होगा, बट हर बार गलत भी नहीं होगा, ये फाइनल है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। The Congress declared the attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means to be its objective. And the second statement is it was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression. देखो, यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है भाई, ये स्वराज, अटेनमेंट ऑफ स्वराज ये डिक्लेयर किया गया। ठीक है, यही उनका ऑब्जेक्टिव भी यही था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हुई। सेकंड स्टेटमेंट बोले इट वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस with civil disobedience and non payment of taxes for the next stage। ठीक है, स्टेजेस में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम विद इन अ ईयर एंड द गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू रिप्रेशन। मतलब कि अगर स्वराज एक साल के अंदर नहीं मिला, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेशन पे आ गई, तब ये मतलब कि नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो इसमें देखो, अगर ओनली वर्ड को देख के आप इसको इनकरेक्ट मार्क करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन वो बोल क्या रहा है, स्टेटमेंट सही तो जा रही है कि अगर एक साल के अंदर हमारा स्वराज अटेन नहीं होता देन हम उसकी नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ऐसी मतलब कि एक एक्सट्रीमनेस या फिर कुछ भी ऐसा गलत नहीं शो हो रहा है इसमें। ठीक है, जो इसकी लैंग्वेज है वो सिंपल है। सो हम जब ओनली वर्ड्स के बेसिस पे हम मार्क करेंगे तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। ठीक है, वो क्या कन्वे कर रहा है मैसेज, उस पर ध्यान देना हमें। देखो, जो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया भी था आपको, जो क्वेश्चंस मैंने गलत किए हैं किसी वर्ड को, स्पेसिफिक वर्ड को देख के जब मैंने गलत कर दिया है उस क्वेश्चंस को, वो इसी वजह से वो वहाँ पे, ठीक है, वरना अदरवाइज वे कुछ क्वेश्चंस और वहाँ पे सही बन सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to investment, consider the following statements. How many of the above are treated as alternative investment fund? ठीक है, देखो, बॉन्ड्स और स्टॉक हमारे
नॉर्मल है, मतलब कि जो रेगुलर उसमें आते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ये मैंने पढ़ रखा था कि हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल इसमें आती हैं, ठीक है। और भी इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, बट अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं भी आ रहा वर्ड्स, तो ये कहीं ना कहीं आपने वर्ड्स सुने होंगे, ठीक है। जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स होते हैं वे मतलब कि मेन उसमें आते हैं, जैसे कि नॉर्मल ट्रेडिंग में आप सुनते होंगे बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में जो आप सुनते हैं, ठीक है। और हेज फंड, वेंचर कैपिटल एंड जो एंजल कैपिटल्स वगैरह, ये सब चीज़ें फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। ऑल्टरनेटिव भी आप, ऑल्टरनेटिव का मीनिंग भी क्या निकलता है, मतलब कि किसी के ऑल्टरनेट में, राइट। तो उसके वर्ड से भी आप थोड़ा सा इसको रिलेट करके आप इसको जा सकते थे, वरना ये इकोनॉमिक्स में अगर आपने पढ़ा हो तो इकोनॉमिक्स के मतलब कि बेसिक्स में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द आरबीआई। देखो इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास। बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये हम पढ़ते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग होता है नॉर्मल उसका आरबीआई का फंक्शंस में, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, ये भी आता है। तो फर्स्ट और सेकंड मैंने टिक मार्क लगा दिया इसमें। फिर आता है पेंशन फंड मैनेजमेंट, लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, ये उसके वर्क्स में नहीं हमने पढ़ा, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ जो है वो इसमें नहीं काउंट किया। फिर फिफ्थ जो था, तो हमारे पास देखो फर्स्ट और सेकंड हमारे पास आंसर था, जिसमें फर्स्ट और सेकंड नहीं था वो हमने एलिमिनेट कर दिया। तो ऑप्शन हमारे पास देखो ए और डी बचा, ठीक है। इसी पे मैंने लगाया निशान भी यहाँ पे। फिर हमारे पास था प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। देखो मैंने इसको इंक्लूड इसलिए नहीं किया कि भाई जब हम प्रिंट कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो आपकी इनकम में इंक्लूड कैसे हो सकता है, फिर वो तो एक तरह से एक्सपेंडिचर बनेगा ना। दैट्स वाई मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया। वैसे यहाँ पे इसको रॉन्ग, मतलब कि शायद इसका ऑप्शन डी है आंसर जब मैंने चेक किया, बट मे बी आई थिंक इसका आंसर ए मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि इसका रीज़न ये था कि जो प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में है हमारा वो एक्सपेंडिचर में आना चाहिए, ठीक है। जब हम प्रिंटिंग करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसमें एक्सपेंडिचर लगता है गवर्नमेंट का और वैकेंसी आरबीआई का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखो ऑर्गेनाइजेशन गिवन है हमारे पास, ठीक है। सम ऑफ इट्स फंक्शन गिवन है और फिर उसके अंदर उसका वर्क गिवन है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं था, तो इनमें से ये क्वेश्चंस जो भी हम सोल्व कर रहे हैं ना डायरेक्टली आपको कहीं बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप डायरेक्ट कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। बाकी फिर आपको अपनी कुछ जो इंस्टीट्यूशन वर्क करती है, जो हमारा एक माइंडसेट बनता है ना, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करने पड़ते हैं फिर क्वेश्चंस। देखो अब क्या गिवन है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है। फिर उसका फंक्शन गिवन है एनफोर्समेंट ऑफ द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 एंड इट वर्क्स अंडर इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन 1 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो भी लाइक इस तरह का वर्क होता है कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स वाले जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये होम मिनिस्टर के अंडर, मतलब कि उस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री में, ठीक है। तो इस वाले को मैंने इसी से रिलेट करके इसको करेक्ट कंसिडर किया। फिर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, और दूसरा हमारे पास गिवन है डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें देखो इट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड इसमें भी यही बोला कि फाइनेंस के अंडर वर्क करता है। इसमें था रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है। और इसमें क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट, ठीक है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। यहाँ पर दोनों ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डाले हुए हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमने ये चीज़, मैंने कई बार पीवाईक्यूज में जब की है तो उसमें ये देखा कि जब हम वो चीज़ पढ़ रहे थे ना कि दो लाइनें सेम स्टार्टिंग होती है एंड सेम स्टार्टिंग है तो उनमें से कोई एक ऑप्शन, तो उस चीज़ को कंसिडर करके कि दोनों चीज़ें सेम की नहीं डालेंगे। अगर उसने किसी ने ये पढ़ा तो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स के उसने पढ़े होंगे, बट एक में उसने सेम चीज़ डाल दी, ठीक है। तो इसमें से मुझे दोनों में से एक चूज़ करना था, बट यहाँ पे ऑप्शंस इसी तरह से सेटेड थे कि ओनली 2 और 1 वाले, दैट्स वाई इसमें इजी रहा और मैंने इसको ओनली 2 मार्क किया इसमें। तो गाइज यहाँ पे डायरेक्ट मतलब कि ऐसा नहीं कि फुल 100% में कोई ये है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे आती ही है तभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट पढ़ रखा हो। बट फिर आपको एक तो ये होता है क्वेश्चन देख के डर लग जाए कि इसमें से करें क्या, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। और एक आप फिर अपने जो पीवाईक्यूज को करके जो अपना माइंडसेट बिल्डअप किया है ना उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आरबीआई मैंडेट ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। यहाँ पे देखो ये एक्सट्रीम जा रहा है कि सभी कंपनीज को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको रॉन्ग माना। फिर इन इंडिया अ कंपनी
यहाँ पे देखो हर चीज़ में आपको अंडरलाइन भी नज़र आ जाएगी कि किस चीज़ को कर रखा है, ऑल की वजह से कि सभी कंपनीज को सबमिट करनी है ये रिपोर्ट, ठीक है। तो ये गलत बना। इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग अ BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। अब देखो इसमें क्या बोला कि जो कंपनी सबमिट करती है ये रिपोर्ट, वो क्या होता है, उसमें लार्जली नॉन फाइनेंशियल होती है वो नेचर में, ठीक है। ये नहीं बोला कि कंप्लीट है या फिर बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। इसने बोला लार्जली, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमनेस नहीं है। अगर यहाँ पे बोलता था कि ऑल इंफॉर्मेशन इज नॉन फाइनेंशियल नेचर, ठीक है, तो या फिर कंप्लीटली कुछ इस तरह का, तो वो बन जाती नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हुआ। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Statement 1 है, in India, income from allied agriculture activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax. ओके देखो इसमें क्या बोला, दो स्टेटमेंट्स थी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जैसे कि पोल्ट्री और फार्मिंग वगैरह ये इन रूरल एरियाज इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। यहाँ पे बोल दिया कि एग्जाम्प्ट है और हर टैक्स है, मतलब कि कोई भी टैक्स, एनी टैक्स। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी जिसकी वजह से ये गलत बनी। इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। ये वाली आपने वैसे भी पढ़ा होगा कि जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उस पर टैक्स नहीं लगता, कैपिटल टैक्स अगर पढ़ रखी हो तो ठीक है, वरना तो इनमें से हमें अगर यही पता लग गया कि एक स्टेटमेंट गलत है तो भी आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक। और ये काफ़ी हमने पढ़ ही रखा है कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल एसेट के अंडर आके उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया हैज़ ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। ओके इसमें बोला कि इंडिया ने इसको ज्वाइन किया एज अ मेंबर। इंडिया इज़ अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स। ये एब्सोल्युटली मतलब कि गलत ही है, ठीक है। इसी के देखो इसको आपने गलत यहाँ पे माना, यहाँ से ये साफ पता चल रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और उसको आपने इनकरेक्ट कंसिडर किया, आप आंसर राइट आंसर पे पहुंच गए। बाकी स्टेटमेंट्स भी आप पढ़ना चाहिए। देखो द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड दिस एक्ट एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस फॉर सर्टेन मतलब कि कुछ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल नॉर्मल वो है स्टेटमेंट, कुछ भी इसमें एक्सट्रीम नहीं है, बिल्कुल इजी गोइंग है, ठीक है। तो ये करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। As regards returns from an investment in a company, generally, bondholders are considered to be relatively at lower risk than stakeholders. इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे देखो ऑप्शंस भी चेक करने ज़रूरी है क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं कि हर बार फर्स्ट स्टेटमेंट को एक राइट कंसिडर किया हो। यहाँ पे देखो क्या बोला है, 2 and 3 आर करेक्ट, बोथ एक्सप्लेन दिस, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, फर्स्ट एक्सप्लेन सेकंड। ऑप्शंस अलग तरह से सेट किए हैं यहाँ पे, ओनली वन ऑफ द सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट एंड दैट इज एक्सप्लेनिंग फर्स्ट, और नाइदर सेकंड थर्ड इज करेक्ट। अब पढ़ते हैं इसको। As regard returns from an investment in a company, generally bondholders are considered to be relatively at lower risk than, okay, जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं और स्टेक होल्डर्स होते हैं उसकी वजह है, मतलब कि जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उनको पहले वो मिलता है, जैसे कि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट पहले मिलेगा, क्योंकि जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक की तरह होते हैं, ठीक है। और जो बॉन्ड होल्डर्स हैं वो एज अ लेंडर की तरह हैं, ठीक है, मतलब कि जिन्होंने लोन दिया है, ठीक है। और स्टॉक होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के मालिक हैं, क्योंकि उनके पास स्टॉक्स हैं उसके, राइट। तो बॉन्ड होल्डर्स को पहले मिलेगा, जैसे कि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट पहले मिलेगा। अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो भी जो उसको सेल करके जो भी चीज़ें मिलती हैं उसमें भी पहले बॉन्ड होल्डर्स का शेयर होता है, बाद में स्टॉक होल्डर्स आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या हुआ, लोअर रिस्क में। तो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हुई। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर, देखो ये सेकंड में आ गया, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स वेयर स्टॉक होल्डर्स आर द ओनर्स। तो ये इसको एक्सप्लेन भी इसी वजह से, क्योंकि बॉन्ड होल्डर्स लेंडर है इसीलिए पहला हक उन्हीं का होगा, तो पहले उन्हीं को लैंड किया जाएगा, रिटर्न्स वगैरह जो भी होंगे, प्रॉफिट में शेयर वगैरह सब उन्हीं को पहले मिलेगा, तो वो लोअर रिस्क में है। फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर, देखो ये इसमें भी यही आ गया कि जब रीपेमेंट होगी तो पहले बॉन्ड होल्डर्स को ही दिया जाएगा। तो ये सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट को ही एक्सप्लेन कर रही हैं, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। अगर इसके बारे में अगर डायरेक्ट नहीं पता हो ना इन चीज़ों के बारे में कि, तो ये सेकंड और ये देखिए आप,
फर्स्ट में बोल रहे कि बॉन्ड होल्डर्स लोअर रिस्क पे हैं। लोअर रिस्क पे कोई कब होगा? जब उसको पहले लैंड किया जाएगा, पहले उसको शेयर्स वगैरह में पहले उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है कि इसमें सेकंड थर्ड में क्या बोल रहा है कि उसको पहले मिलेगा प्रायोरिटाइज, वही उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं? क्योंकि वे कंपनी के लेंडर हैं और ओनर हैं। तो ऐसा क्यों होगा? उनको प्रायोरिटाइज क्यों किया जाएगा? क्योंकि वे लेंडर हैं। ओनर जो होगा उसके पास तो बाकी जो चीजें बचेंगी लास्ट में वो उसको मिलेगा। पहले तो वो अपनी जो भी उसने कर्ज वगैरह है उसके ऊपर उसको चुकाएगा ना। ठीक है, तो ये अगर डायरेक्ट नहीं पता तो इनसे एक स्टोरी बनाओ और फिर समझने की कोशिश करो। Next is consider the following statements. India accounts for a very large portion of all equity option contracts traded globally, thus exhibiting a great boom. फिर बोलते हैं India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong at some point of time. There is no regulatory body either to warn the small investors about the risk of options trading or to act on unregistered financial advisors in this regard. सबसे ज़्यादा इसमें गलत स्टेटमेंट देखो कौन सी? देखो आपको अगर आप ये देखेंगे कि एक्सट्रीम वर्ड कौन सा है, तो देखो फर्स्ट में ऑल है, वेरी है, ठीक है, थर्ड में भी नो है, इवन ओवरटेकिंग दिस, ठीक है, इसमें डायरेक्ट है। क्या पता आप ये सोचो कि ओवरटेक नहीं किया हो, ठीक है, एंड रैपिडली वर्ड्स, देखो सभी वर्ड्स पे मैंने सर्कल भी किया। तो अब सबसे ज़्यादा गलत स्टेटमेंट कौन सी लग रही है कि इंडिया में कोई रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेबी रेगुलेट उन चीज़ों को फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट और इन सबको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। और जब ये बोल दिया कि रेगुलेटरी बॉडी ने इतने, जब फाइनेंशियल सेक्टर में कोई चीज़ इतना पार्ट है किसी चीज़ का, तो उसको रेगुलेट करने के लिए क्या कुछ नहीं होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप थर्ड को इनकरेक्ट करेंगे, और थर्ड को आपने इनकरेक्ट किया तो बाकी दो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट में आपको कहीं ना कहीं वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। ऑल है, नो है, तो आप सोचेंगे किसको इनकरेक्ट करें। और दूसरी बात ये कि इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन, तो जब ऑल इक्विटी ऑप्शन आ गया, या फिर आप डाल लीजिए कि वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो एक ही मीनिंग शो कर रहा है, ठीक है। ऑल भी तो वही है, ऑल इक्विटी और इक्विटी सेम ही बात है, ठीक है। वेरी लार्ज पोर्शन, ये भी नहीं बोला कि लार्जेस्ट पोर्शन है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्कुलर, ये देखो ये क्वेश्चन, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब वही है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, 3 R's पढ़े हैं ना, उसी से रिलेटेड है। तो सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। देखो इसमें मैंने गड़बड़ क्या करी, देखो पहले तो थर्ड स्टेटमेंट करते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस वेस्टेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, बिल्कुल सही है। कोई चीज़ देखो सर्कुलर इकोनॉमी, इट मीन्स और ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इसमें करेक्ट ही है, ऑब्वियसली ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें फर्स्ट को इनकरेक्ट, ठीक है। तो इट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव टर्म, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट इस चीज़ के बारे में नहीं पता हो, क्योंकि ये रिड्यूस कर रही है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को, राइट। तो बाकी स्टेटमेंट्स अगर पॉजिटिव जा रही है ना, तो उनको हमें करेक्ट मानना था, बट मैंने देखो क्या किया, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स। बट मैंने इसमें वहाँ पे क्या दिमाग चला मेरा कि सर्कुलर इकोनॉमी है, ठीक है, बट जो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन में जितना रॉ मटेरियल यूज होता है वो तो उतना ही रहेगा ना। मतलब कि जो वेस्ट चीजें हुई, मतलब कि यूज हो गई, उसको रीयूज करेंगे हम, बट जो रेगुलर प्रोडक्शन है वो तो सेम ही रहेगी। और ये थिंकिंग मैंने की, इतना मतलब कि ज्यादा दिमाग लगाया ना जिस क्वेश्चन में, वहीं पे गड़बड़ होती है, ठीक है। ये तो सिंपल टर्म्स थी, इसमें सिंपल फ्लो में जाना था कि ये पॉजिटिव टर्म है, बाकी दो स्टेटमेंट्स पॉजिटिवली इसको ही शो कर रही है, इसको ही एक्सप्लेन कर रही है, तो दैट मीन्स ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होनी थी, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल स्टूपिडिटी किया मैंने, क्या सोच के, मतलब पता नहीं क्या इतना ज़्यादा सोचने की क्या लगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं गलत कर गया यहाँ पे, इसको मैंने गलत कंसिडर किया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट थी, इसको करेक्ट ही मानना था कि रिड्यूस, ऑब्वियसली जब हम ये बोलते हैं कि भाई कोई वेस्ट चीज़ है उसको रीयूज में डाल रहे हैं, ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स भी कम यूज़ करने पड़ेंगे, वेस्टेज भी कम होगी, सभी पॉजिटिव टर्म्स थी यहाँ पे, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट बनना था यहाँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Capital receipts create a liability or cause a reduction in assets of the government. ओके, जो कैपिटल रिसिप्ट होती है उसमें क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट कैसे बनती है, या तो लाइक आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बोरोइंग कर रहे हैं।
अब कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट्स लाइबिलिटी, अगर आपने बोरोइंग की तो वो लाइबिलिटी बन गई, ठीक है। और कोज अ रिडक्शन इन असेट्स, अगर आप किसी चीज़ को बेच रहे हैं, ठीक है, कोई जैसे कि हमारी कोई कंपनीज वगैरह हैं, ठीक है, कोई फैक्ट्री वगैरह का किसी चीज़ को बेचा, तो इससे क्या होगा, असेट्स में रिडक्शन है। तो ये दोनों स्टेटमेंट मतलब कि दोनों पॉइंट्स करेक्ट हो गए स्टेटमेंट के। फिर बोलता है बोरोइंग्स एंड ये देखो सेकंड स्टेटमेंट में आ गया, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट, राइट। फिर थर्ड बोल रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है लोन पे, मतलब कि हमने गिव नहीं किया है, रिसीव हुआ है, तो वो इनकम हुई ना, तो लायबिलिटी कैसे होगी। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, उसी अगर थर्ड का भी पता लग जाए। देखो कोई भी चीज़ हमें मिली है, ठीक है, इंटरेस्ट मिला है किसी लोन पे, इट मीन्स हमने किसी को लोन दे रखा था, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला, तो वो लायबिलिटी कैसे हो सकती है, वो तो हमारी एक तरह से असेट हुई ना। तो ये हमारा इनकरेक्ट हुआ एंड ए हमारा करेक्ट ऑप्शन बन गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ पे बोला था कि मेंबर्स ऑफ नाटो के मेंबर्स पूछे हुए थे। अब इसमें भाई डायरेक्ट मेरे को सारे के सारे का तो नहीं पता था, ठीक है। एंड फिर वही देखो लास्ट में मैंने ऐसे क्वेश्चंस को जिनका सभी के सभी का तो मेरे को आइडिया नहीं हो सकता था, ठीक है। ये मतलब फ्रैंकली पूरा सही बता रही हूँ आपको, जैसे क्वेश्चन किया ना बिल्कुल वैसे ही बता रही हूँ। जिन क्वेश्चंस पे लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था, मैंने आपको बोला था ना कि 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे ऐसे जो मैंने किए, ठीक है। उसमें शायद 5 स्टेटमेंट्स थी, 5 में से मैंने 3 मारा, इसमें 6 स्टेटमेंट्स थी। ये देखो मैंने ऐसा कॉन्फिडेंस कब आया, मैंने 2 चीज़ें सुनी थी, जब मैंने खुद प्रैक्टिस करते हुए सुना कि मैंने कहाँ गड़बड़ कर रखी है, क्या क्यों नहीं हो रहा। तो वहाँ पे एक बंदे ने बोला कि भाई सभी ऐसे ही करते हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन ऐसे दिखाया कि उन्होंने ऐसे मार्क किया उसमें कि 5 में से 3 मैंने 2 क्वेश्चन में मारा, अगर एक भी गलत होता तो एक सही होता तो भी मैं पॉजिटिव में था, नेट पॉजिटिव में, ठीक है। तो वो चीज़ों को मैंने बिल्कुल मतलब कि फाइनल कर लिया कि हाँ भाई जब क्वेश्चंस का डायरेक्ट हमें सभी का नहीं पता लग रहा ना, तो ऐसे क्वेश्चन पे जाओ, फिर सॉल्व करो उसे, ठीक है, मार्क करके आओ, क्योंकि फिर लास्ट में वो नेट पॉजिटिव ही देगा। तो ये 6 में से 4 लगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस का पता लग रहा था, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स का पता भी लग रहा था, ठीक है, उसमें भी एक आधी मान लीजिए गलत भी हो जाए तो भी आप उसमें अलग अलग ऑप्शंस लगा के आएंगे, तो भी आप उसमें फिर मतलब कि ज़रूरी नहीं कि वो सही ही लगाएंगे उस बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 नाम दे रखे हैं, तो हमें क्या पता भाई सारे कैसे पता हो सकते हैं, ठीक है। एंड देखो ये वाला जो था ना मैंने कि लाइक इक्वेटर से पास होती है, इस तरह के मैं पढ़ के भी गई थी, एंड इसका हमने लोकेशन वगैरह पढ़ी, और इसमें जो फिर चेक किया ना उसमें भी जो इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास अगले क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग भी 4 ही बन रहे थे मेरे, ठीक है। और उस रूल से भी हमारे यही बन रहे थे, अगर मे भी इसमें कोई यहाँ से कुछ या ये नहीं हो या फिर ये इंक्लूड हो तो भी वही कोई बात नहीं, यही जा रहा है इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी करेक्ट होने की, तो मैंने इसमें इसी बेसिस पे लगाया। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ रूल था, दोनों ही इस तरफ इशारा कर रहे थे, ठीक है। तो इसी के साथ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज थ्रू हाउ मेनी ऑफ देम डज द इक्वेटर पास। देखो ये वाला इक्वेटर का पास होने की कंट्रीज सारी पढ़ के गई थी, याद करके गई थी, बट कंट्रीज आया ही नहीं, लेक्स आया। एंड इसमें पता नहीं ये शायद तंजानी का, तब तो सारी मतलब कि पिक्चर्स वगैरह माइंड में थी, अब तो इतना ध्यान भी नहीं है इनका, बट ये वाला क्वेश्चन गलत ही हुआ मेरा, इनका कुछ आइडिया नहीं था, ये वाला पता नहीं कहाँ से थे, फिर भी मैंने ट्राई किया था और ये गलत हो गया। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टर्मरिक during the year 2022-23. India is the largest producer and exporter of turmeric. ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने गड़बड़ इसमें गलत किया है ना, हाँ। मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। देखो भाई मसाले वगैरह के लिए इंडिया हमेशा से फेमस रहा है, ये चीज़ है ना, हमें पता थी, ठीक है। और ये शायद मैंने पढ़ भी रखा था कि इंडिया जो लार्जेस्ट है इस चीज़ का, क्योंकि ये चीज़ पढ़ी थी कुछ, जैसे कि राइस व्हीट टर्मरिक का भी मेरे को पता था, फिर भी इसको मैं गलत ये वाली चीज़ तो आगे दिमाग में कि भाई ये एक्सट्रीम है, बट ये नहीं सोचा कि टर्मरिक का इंडिया नहीं होगा तो फिर हो भी कौन सकता है, ठीक है। तो ये इंडिया ही था इसमें, ये वाली स्टेटमेंट को मेरे को करेक्ट ही कंसिडर करना था। मोर देन 30, यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं है, ठीक है। मोर देन 30 वेराइटीज, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया, 30 से ज़्यादा मिल सकती हैं भाई, इतनी सारी ट्राइब्स हैं, ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं उगती हैं इंडिया में, ठीक है। क्या पता किसी का नहीं भी पता हो। मोर देन 30 इट इज़ नॉट अ सच अ लार्ज नंबर की भाई बहुत ज़्यादा नंबर भी दिया है, ठीक है। तो इसको राइट कंसिडर किया। महाराष्ट्र तेलंगाना
भाई साउथ की जो जगह है वहीं पे ज़्यादा मसाले वगैरह इन चीज़ों के लिए फेमस है, तो मोर मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। और एक दो ये भी नहीं बोला कि दिस स्टेट इज़ द मतलब कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मेजर बोला है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट थी। फर्स्ट वाली भी पता होते हुए भी गलत करके आई मैं इसको। ये चीज़ पता थी कि मसाले वगैरह इंडिया नहीं होगा, तो बाकी ये भी तो सोचो कि और कौन सी कंट्री यहाँ पे आसपास ऐसी है, और मसालों के लिए इंडिया ही फेमस रहा है, राइट। तो ये वाली तीनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट माननी करनी थी, और ये फर्स्ट वाली मैंने इनकरेक्ट मार्क करी यहाँ। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंसेस ऑफ द फिनोमिना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ओके देखो, ये थ्योरीज हमने पढ़ी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज, राइट। द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। ये अफ्रीका है हमारा, राइट, एंड ब्राज़ील इधर साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे मैच करती हैं, ठीक है। तो ये वाली तो हमारी करेक्ट हुई, ये मैच, यही तो बोला ना कि मैच करती है उनकी रॉक्स। फिर बोलता है गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राज़ील प्लेट्यू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय, जब दोनों साथ में थे तो ये वहाँ से वहाँ पे मतलब डिराइव हुआ है दोनों, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। फिर बोला गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेज ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर। तो इसमें भी कुछ ऐसी गलत स्टेटमेंट नहीं है कि मतलब पहले सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी, तो एक दूसरे की एक चीज़ जब सेपरेट हुई है, तो जैसे मान लीजिए ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई थी पहले, अब ये सेपरेट हो रही हैं, तो ये कुछ जो चीज़ें यहाँ होंगी वो यहाँ भी तो होंगी ना, तो उसी बेसिस पे इसमें कुछ भी ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं थी, तो तीनों करेक्ट स्टेटमेंट थी इसमें। Consider the following statements. The amount of dust particles in the atmosphere is more in subtropical and temperate than in equatorial and polar region. ये statement subtropical and temperate areas have less dry winds. अब देखो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, जब सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज में वो है डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा है, तो वहाँ पे ड्राई विंड्स लेस कैसे हो सकती है, वहाँ पे तो ज़्यादा होगी ना उनके कंपैरिजन में। तो ये यहाँ पे इस स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा और ये इसके साथ जा भी नहीं रहा, दोनों अपोजिट चीज़ों को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी। जब आपको ये पता लगे ना दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये देखो फिर वो सही कौन सी वाली, ये चेक करनी थी हमें बस, ठीक है, दोनों में से। एंड फर्स्ट वाली हमारी करेक्ट स्टेटमेंट थी, सेकेंड इनकरेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन जनवरी इन द नदर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बैंड इक्वेटर बोर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस एंड पोलवर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द ओशियंस। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर देन ओवर द लैंड मासेस इन द नदर्न हेमिस्फीयर। देखो ये वाला क्वेश्चन है एग्जैक्ट पिछले साल वाला ही आया था, लास्ट ईयर भी आया था ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है, सेम। और मुझे याद भी आ गया था कि ये लास्ट वाले जैसा ही वही क्वेश्चन है, बट फिर भी पता नहीं इसमें कन्फ्यूजन इतनी होगी, मुझे एकदम से समझ ही नहीं आया और ये वाला क्वेश्चन गलत मार्क करके आई मैं, इसका कंसेप्ट ही भूल गई एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर ये वाला डायरेक्ट नॉलेज से ही क्वेश्चन सॉल्व होना था, ठीक है, पढ़ रखे होते हैं कॉन्सेप्ट, PYQs भी कर रहे होते हैं, बट कई बार होता है कि जो पढ़ा होता है वही भूल जाते हैं हम, कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन हो जाता है, चलता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बट यहाँ पे ये चीज़ हो सकती थी कि जब मेरे को ये लग रहा था ना कि ये मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं इसको छोड़ सकती थी, बट फिर भी मैंने इसको किया क्वेश्चन को। क्या होता है ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं अगर हमने पढ़ ली ना, फिर उस क्वेश्चन पे ये होता है कि ये होना चाहिए ये क्वेश्चन, इसको कैसे छोड़ सकते हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ, वरना इसको छोड़ देना चाहिए था मुझे, जब ये लग रहा था मुझे वहाँ पे एग्जैक्ट वहीं पे ही लग रहा था कि मुझसे नहीं हो रहा, फिर भी इसको मार्क करके आई, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखो, कई बार ऐसा होता है कि इस चीज़ को मैं पढ़ के गई हूँ तो इसको छोड़ दूँ कैसे, जब होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे, ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे छोड़ दूँ इसको, बाकी एक आधा क्वेश्चन और ऐसा निकलेगा कि उसका पढ़ नहीं रखा होगा, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसको कैसे छोड़ दूँ जब ये पढ़ रखा है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, एक आधा क्वेश्चन जब ऐसा लगे ना, बिल्कुल ही जब लग रहा है कि कंसेप्ट ही नहीं समझ आ रहा, उसको भूल चुके हैं, तो उसको नहीं करना चाहिए फिर वहाँ पे, ओके। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, in the context of effect of water on rocks, chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known as a quite an unpermeable or least permeable rock. कंपैरिजन दोनों में बताया कि जो चौक है वो परमिएबल है एंड जो क्ले है वो नॉन इम्परमिएबल है और लीस्ट है, ओके। चौक इज पोरस एंड हैंस कैन एब्जॉर्ब वाटर, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। तो इसमें हमारे को जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमें दोनों को चेक करना था, राइट।
अब देखो इसमें क्या था, इसमें ये बोल दिया कि चौक जो है वो परमिएबल है, राइट, और जो क्ले है वो इम्परमिएबल है। इट मीन्स जो चौक है वो उस परमिएबल है, इट मीन्स उसमें वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, स्टेटमेंट 2 हमारी करेक्ट हुई। फिर बोलता है क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, देखो लीस्ट बोला है उसने, ठीक है, इम्परमेबल बोला है, क्वाइट है, समथिंग कुछ कुछ है, बट ऐसा नहीं था कि एक्सट्रीम चीज उसको हम मतलब कि बनाएंगे। इसने बोला कि क्ले इज नॉट एट ऑल, बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा भी परसेंटेज, कुछ परसेंटेज तो होती है भाई, फिर भी मिट्टी है एक तरह से, तो उसको बिल्कुल ही पोरस नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी, इसकी वजह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट बनता है कि ओनली वन इज करेक्ट, दैट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1. Next is, without the atmosphere, the temperature would be well below freezing point everywhere on the earth's surface. Okay, next is देखते हैं, heat absorbed and trapped by the atmosphere maintains our planet average temperature. ओके देखो इन दोनों को देखते हैं एक बार। इसमें बोल दिया कि जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हर जगह बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जाएगा, एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। एक्सट्रीम होगी स्टेटमेंट, जहाँ पे डायरेक्ट की, एक तो ये देख लो कि सन की जहाँ पे डायरेक्ट किरणें हो रही हैं, ठीक है, डायरेक्ट वो रेज जा रही हैं, वहाँ पे बिलो फ्रीजिंग पॉइंट तो कैसे हो सकता है एटमॉस्फेयर, जहाँ अगर नहीं भी है तो भी वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। इस तरह से भी देखोगे, और अदरवाइज ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम बना रहा है कि इसके बिना हर जगह पे बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये गलत होगी स्टेटमेंट। इसको गलत किया तो देखो तीनों ऑप्शन है वैसे ही एलिमिनेट हो गए। फिर भी देख लेते हैं, जो हीट एब्जॉर्ब ट्रैप होती है एटमॉस्फेयर में वो मेंटेन करके रखती है टेम्परेचर, ठीक है ये चीज़। फिर आता है अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की गैसेज हैं जैसे कि CO2 है, आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग, ठीक है, ये गुड है इसमें एब्जॉर्ब करने में और ट्रैप करने में रेडिएशन में, ठीक है ये चीज़। तो ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ईजी थे ये वाले क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन ऐसे, एक तो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन और एक और थी ऐसी कुछ स्कीम वगैरह या कुछ मिशन था। ये दोनों क्वेश्चन मैं पढ़ के गई, एक्चुअली मैं जो पढ़ के गई ना उन्हीं में गड़बड़ करके आई, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन ही मैंने एक तो छोड़ दिया, मैंने इस वाले को गलत किया। इसमें देखो, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एज मेजोरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनियस एनिमल्स आर विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड, ठीक है ये वाली स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है कि अपलिफ्टमेंट रूरल पुअर की अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है, अच्छी चीज़ है ये, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट हुई। फिर बोलता है, इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजीनियस कैटल एंड बफेलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन अ साइंटिफिक एंड, इसमें गड़बड़ क्या पता नहीं क्या समझा, इसमें तो सिंपल स्टेटमेंट थी बिल्कुल कि इनिशिएट किया गया जो इंडिजीनियस कैटल है। देखो राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोकुल गाय से रिलेटेड है, राष्ट्रीय मतलब कि इंडिया का हुआ, हमारा कंट्रीज का, ठीक है, कंट्री का, तो ये बिल्कुल सिंपल चीज़ थी। जो हमारे इंडिजीनियस कैटल और बफेलोज हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उसको सेव करने के लिए ये चीज़ है, ठीक है, और उसकी कंजर्वेशन का एक साइंटिफिक और होलिस्टिक मैनर में, अच्छे मैनर में, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट थी। आई डोंट नो, रियली डोंट नो कि मैंने इसको गलत क्यों मार्क किया है। कुछ चीज़ें ना बिल्कुल मतलब कि स्टुपिडिटी कर रखी है कुछ क्वेश्चंस में तो, और जो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे ना उनमें कर रखी है ये चीज़। जैसे कि एक वो वाला था सर्कुलर इकोनॉमी वाला क्वेश्चन था, एक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ 2-3 क्वेश्चंस पहले वाली उसमें थे, ठीक है, ये क्वेश्चंस करेक्ट होते ना तो एक्चुअली में ऐसा लगता है कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते थे उससे भी, बट ठीक है कुछ क्वेश्चंस अब कर दिए तो कर दिए। ओके 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पंचायत्स एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स। यहाँ पे देखो ये बोला कि ये देखो 3 लेवल्स एक तो होता है, बट हर जगह पे 3 लेवल्स पे नहीं होता कि मतलब कि इंटरमीडिएट लेवल पे भी होगा, ये इसने ये जो बोला है कि हर स्टेटमेंट पे इंटरमीडिएट लेवल पे एग्जिस्ट करती है, तो ये गलत बन गई। अब इसमें देखो ये बोला था कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था, ठीक है, तो इट मीन्स फर्स्ट वाली है हमारी स्टेटमेंट इंक्लूड होगी। इसमें मेन पॉइंट इसी चीज का था कि जो नॉट करेक्ट पूछा हुआ था। अब आगे देखते हैं, टू बी एलिजिबल टू अ मेंबर ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स। इसकी एज जो 30 ईयर्स तो हमने कहीं पंचायत लेवल पे 21 हमारी रहती है, 30 ईयर्स गलत है, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत बन गई। फिर बोलते हैं सीएम ऑफ अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल एंड टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एट प्रोसीड ऑफ टैक्स ड्यूटीज लेवल बाय द स्टेट बिटवीन द स्टेट एंड इंटरमीडिएट लेवल। यहाँ पे
यहाँ पे जो ये बोला था ना कि सीएम जो है कंस्टिट्यूट करता है कमीशन को, ठीक है। इस वजह से इस स्टेटमेंट को मैंने रॉन्ग कंसिडर किया था, क्योंकि एक तो जब हमने ये रूल पढ़ा था कि जहाँ पे सीएम वगैरह ये चीज़ें आती हैं, गवर्नर, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट, तो इसको वो शिफ्ट करता है, मतलब कि इसको ट्विस्ट करता है, चेंज करता है इन चीज़ों को, है ना। और इसी बेसिस पे मैंने इसको रॉन्ग कंसिडर किया, और बाकी शायद इसका कुछ पढ़ भी रखा था इससे रिलेटेड। एंड मतलब कि पढ़ ऐसे डायरेक्ट चीज़ें हम ऐसे ही नहीं पढ़ते, बट हमें ये पता होता है कि कौन सी कमीशंस वगैरह कौन बनाता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अगर आपने डायरेक्ट भी नहीं पढ़ा तो आपको एक मतलब कि एट द बैक ऑफ द माइंड आपको ये रहता है कि ये चीज़ इस चीज़ के द्वारा नहीं बनाई जाती है, ठीक है। तो ये इस वजह से तीनों स्टेटमेंट्स को इनकरेक्ट माना और ये क्वेश्चन करेक्ट कैसे बना। ओके, नेक्स्ट इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। बिम्स्टेक के बारे में पूछा। इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर ऑफ स्टेट टिल जनवरी 2025. It came into existence with the signing of Dhaka Declaration 1999. Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand, Nepal are founding members. एंड ये फाउंडिंग मेंबर्स बोला। इसमें अगली में बोला इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया। तो यहाँ पे ये था कि अभी इंक्लूड हुए थे आई थिंक, तो इस वजह से इसमें और नंबर भी गिवन था, डेट्स भी गिवन थी, तो मैंने इस वाले को रॉन्ग कंसिडर किया। इसके बेसिस पे हमारा सेकंड स्टेटमेंट जारी थी, बट यहाँ पे इसमें भी ये भी डाउट था कि ये जो फाउंडिंग मेंबर्स इसमें दिए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कि सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय, आई थिंक ये वाली स्टेटमेंट राइट कंसिडर की जा सकती थी कि बट इसमें सभी में ही कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट गिवन था जहाँ पे मुझे डाउट था। ये वाला क्वेश्चन फिर गलत ही हो गया। Who amongst the following are members of the jury to select the recipient of Gandhi Peace Prize? जूरी यहाँ पे देखो क्या क्या मिलके बना रहा है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, पीएम है, सीजेआई है एंड लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब देखो सीजेआई और लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, ये दोनों जहाँ पे होंगे उसके साथ कौन मतलब कि आपने कमेटीज पढ़ी होंगी कि इस वाली कमेटी में ये हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं, तो उसमें पीएम, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ अपोजिशन, इन तीनों की मिलके कोई ना कोई कमेटी बनती है, ठीक है। प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे जो भी ऑप्शंस थे उसमें देखो क्या था, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि प्रेसिडेंट और सीजेआई। फर्स्ट वाले में बोल रहा है कि सेकंड और फोर्थ, यानी कि पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन, खाली दो ये हैं, ठीक है। फिर बी वाले में बोला 1 2 3 प्रेसिडेंट, पीएम और सीजेआई, ठीक है। तो जो मतलब कि इसी डायरेक्ट, ये जरूरी नहीं है कि आपने इसी के बारे में पढ़ा हो कि इसकी जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन होंगे, जो अदर कमिटीज हैं उसमें कौन कौन बनता है। जब सीजेआई लीडर ऑफ अपोजिशन हो तो उसके साथ पीएम होता है। ये तीनों मैंने अलग कमेटी के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में नहीं पढ़ा था, तो उसके बेसिस पे मैंने इसको सी मार्क किया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सही बना। तो अब देखो इन चीज़ों से आपको क्या पता लग रहा है कि किस तरह से आपको सोचना है। ज़रूरी नहीं कि आपने सेम चीज़ ही पढ़ी होगी, उससे रिलेटेड या उस जैसी कोई और चीज़ें जो पढ़ी हैं उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीपीएस aided geo-augmented navigation uses a system of ground station to provide necessary augmentation. Which of the following statements are correct? Okay, it is designed to provide additional accuracy and integrity. सही बात है, ठीक है, additional accuracy और integrity provide करने के लिए। It will allow more uniform and high quality air traffic management, ये भी सही statement है। It will provide benefits only in aviation but not in other. ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, खाली इस चीज़ में बाकी और किसी चीज़ में हेल्प नहीं करेगा, ये बेनिफिट नहीं देगा, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसमें डी मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एआई एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रैंड पैलेस पेरिस in February 2025. First statement is co-chaired with India. The event builds on the advances made at the Bletchley Park Summit held in 2023 and Seoul Summit held in 2024. इसमें ये बोला गया कि जो इवेंट है वो इस चीज़ के लिए था कि मतलब कि builds on the advances made at this summit and at this summit, ठीक है। और फिर अगली में बोल रहा है कि along with other countries, US and UK also signed the declaration on the inclusive and sustainable AI. अब यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि मैंने इस चीज़ को पढ़ के गई थी, मैं सोल्व कैसे किया अब इसे। ये देखो कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दो थी हमारे पास, सेकंड में देखो क्या बोल रहा है कि अदर कंट्रीज के साथ यूएस और यूके ने भी साइन किया। अब
अगर सभी मतलब कि जनरली जब हम पढ़ेंगे तो क्या चीज़ होता है, सभी ने साइन किया बट इसने और इसने नहीं किया, ऐसे ही पढ़ेंगे ना हम। ठीक है, कोई भी जब एक्सेप्शन में होता है तो ये होता है कि एक्सेप्ट दिस एंड दिस। अब सभी कंट्रीज में से कोई ये थोड़ी छाट के लाएगा कि यूएस और यूके ने साइन भी किया है। ठीक है, उसने यही पढ़ा होगा कि सभी ने साइन किया बट दिस इसने और इसने नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़ इससे यही वाली मतलब कि एक जो उससे हमारी जो एक वो होती है ना कि डायरेक्शन जो हमें मिल रही है वो इससे यही है कि इससे हमारे क्या सेंस बन रही है कि ऐसे ऐसे था बट इसने साइन नहीं किया, सभी ने साइन किया बट इसने और इसने नहीं किया। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि सभी ने साइन किया, उसके साथ साथ यूएस और यूके ने भी किया। ठीक है, तो या तो यूके ने नहीं किया होगा, यूएस ने नहीं किया होगा, दोनों में से, या फिर दोनों ने नहीं किया होगा। ठीक है, इस वजह से मैंने सेकंड को इनकरेक्ट माना। और वैसे भी जब ये कंट्रीज के नाम वगैरह दिए होते हैं तो कहीं ना कहीं ऑप्शन यही होता है कि कोई ना कोई गलत दिया ही होगा, राइट। और फर्स्ट वाले में ऐसा कुछ एक्सट्रीमिटी नहीं थी, सिंपल एक स्टेटमेंट बना के रखी हुई थी, तो फर्स्ट हमारी करेक्ट थी। ठीक है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि जो 2025 है वो कौन सा ईयर है। जैसे कि 2025 वाला ईयर है ना, उसमें 3 चीज़ें थी। अभी मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, एआई से रिलेटेड, क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड ईयर था, जैसे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ऐसे 3 नाम थे, उसमें ये वाला नहीं था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। इसीलिए मैंने इसको इनकरेक्ट मान लिया, वरना मैं इसको ऑल 4 मार्क करती कि भाई कुछ डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं। बाकी तीनों को मैंने सही माना कि भाई होगा तभी तो लिखा हो, पढ़ा होगा किसी ने, वरना और कोई ऑप्शन भी नहीं था कि अब ऐसे किसी डायरेक्ट किसी ना किसी को मैं रॉन्ग मान लूँ, वरना ऑल 4 लगाती अगर ये वाला भी पता था। जब मैंने पढ़ा ना मतलब कि उसमें जो मेरे नोट्स थे उसमें था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, या फिर 2 नाम और थे, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 2025 के लिए ये नहीं था, बट उसमें ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको गलत माना, बट था शायद ये भी होगा, इसलिए ये वाला गलत हुआ, वरना इसका और 4 मार देती मैं। Okay, next question है, consider the following statements with regard to BRICS. 16th BRICS summit was held under chairmanship of Russia in Kazan. Indonesia has become full member of BRICS का, and the theme of 16th BRICS summit was strengthening multiculturalism for just, मतलब कि ये थीम थी समिट की। अब सेकंड ऑप्शन पता था कि इसमें करेक्ट है, तो ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूजन थी। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में इसमें डाउट था कि कौन सी करेक्ट होगी, एंड आई थिंक कि इतना मतलब कि थीम का नाम है तो आई थिंक इसको इनकरेक्ट नहीं करेंगे। एंड रशिया को या फिर कजान को नेम चेंज करना ईजी है, इसीलिए मैंने फर्स्ट वाले को कंसिडर किया कि गलत होगी, और ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, शायद इसका ए ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक रीज़न 50-50 पे थे, यहाँ पे चांस लेना था, तो किसके साथ ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही थी उसके बेसिस पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लोकपाल। द पावर ऑफ लोकपाल applies to public servants of India but not the Indian public servants posted outside India. ठीक है, देखो एक बार पहले सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ो, फिर इस क्वेश्चन को करो और ऑप्शंस को चेक करो क्या क्या गिवन है। इस बार फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट। ABCD या तो ओनली 3 है, या फिर सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, देखते हैं। देखो ये वाला देखो, लोकपाल कांट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सिटिंग PM ऑफ इंडिया। लोकपाल के आपने पढ़े होंगे, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट उसमें ये वाला नहीं था कि कांट इंक्वायर एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट PM। ठीक है, एक तो करप्शन के एलिगेशंस जब लग रहे हैं तो इंक्वायर क्यों ही नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ आर्मी वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना उस पर नहीं था इसका। ठीक है, तो इसमें ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी, तो हमारा ऑप्शन सी वाला इनकरेक्ट बना इसमें। ठीक है, फिर देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट, चेयरपर्सन और अ मेंबर शैल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस एज चेयरपर्सन। तो इसमें एज का ही विवरण कि इससे कम नहीं होनी चाहिए, राइट। ये वाली स्टेटमेंट इसमें भाई लोकपाल का जब आप कुछ इंस्टीट्यूशंस वगैरह जैसे कि लोकपाल है, या फिर ये जो अटॉर्नी जनरल वगैरह जब आप पढ़ते हो, ये सब तो ये पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चंस में था, तो ये वाला आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी थी, और कुछ आप थोड़ा सा उसमें फिर चीज़ों को पढ़ के भी लैंग्वेज समझ के कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली भाई ये करप्शन के जब एलिगेशंस लग चुके हैं तो इंक्वायरी तो करनी ही होती है। ठीक है, कांट इंक्वायर, तो इस वजह से ये वाली स्टेटमेंट गलत हुई। थर्ड वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, 45 ईयर्स। इसमें एज का पता होता तो हम इसमें तभी इसको राइट मानेंगे, वरना आप नंबर के बेसिस इसको गलत करेंगे। द चेयरपर्सन और अ मेंबर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी
state or UT and only the CGI with whether increment of retired has to be a, मतलब कि इसमें बाइंड कर दिया कि खाली जो CGI है वही बन सकता है, तो ये वाली गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो भी आप देखो अगर आप फोर्थ को सेकंड को भी गलत करोगे तो भी आपके ऑप्शन में से यही बचेगा। ठीक है, और फर्स्ट वाला बोल रहा है कि द पावर ऑफ लॉग बाय अप्लाइज टू दिस बट नॉट टू दिस, ऐसी लैंग्वेज भी बनाते हैं, तो इस बेसिस पे आप सोच सकते हैं कि गलत बनती है। बट पता है क्या होता है, जो पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं लाइक दिस वे, जिसमें कि इंफॉर्मेशन हम मानते हैं, तो उसमें फिर ट्रिक्स का ये होता है कि ट्रिक अप्लाई ना करें, क्या पता ऐसा होता ही हो, हम ये चीज़ सोचते हैं फिर वहाँ पे, है ना। और देखो, या तो आपको डायरेक्ट उसकी नॉलेज हो, ठीक है, तो उसके बेसिस पे जाओ, अदरवाइज फिर आपके पास ऑप्शन यही है कि जो आपने सीखा है, मतलब कि आपकी जो टेक्निक्स एंड ट्रिक्स नहीं होती है एक्चुअली में, तो ये मतलब कि ऐसा नहीं कि ब्लाइंड टेक्निक यूज करते हैं हम, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के, ठीक है, और अपनी कॉमन सेंस को यूज करके तब हम उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कि डायरेक्ट मतलब कि ऐसा हमने पढ़ा था और ऐसा 100% होता कि ऐसी लाइन हमने पढ़ी थी और ऐसी की ऐसी हम उसमें लगा के आ गए, ऐसा नहीं होगा। आपको उसकी असेंस को समझना पड़ता है कि वो हमने उस चीज़ को क्यों अप्लाई किया और किस कंडीशन में अप्लाई किया, तभी आप उसको एग्जाम हॉल में अप्लाई कर पाओगे, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हुआ यहाँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट खो-खो वर्ल्ड कप। देखते हैं, द इवेंट वॉज हेल्ड इन दिल्ली, इंडिया। आप लोग देखो, ये देखो क्वेश्चंस करेक्ट कौन से क्वेश्चंस हुए हैं जो मतलब कि पढ़ नहीं रखे थे, ठीक है, और उसमें फिर मतलब कि उसको काम माइंड से और अपनी जो कॉमन सेंस है, इंट्यूशन है, अपनी जो नॉलेज है, सबकॉन्शियस माइंड की नॉलेज है, उन सबको यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है ना। और जो कुछ मतलब कि इजी क्वेश्चंस थे ना, उनको मैं गलत करके, अगर वे क्वेश्चन सही होते ना तो काफी ज्यादा अच्छे स्कोर यहाँ पे कर सकते थे। ओके, बट आप लोग अब ये देखना है आप लोगों को कि आप लोग कौन सी गलतियां नहीं करेंगे, और ये जो क्वेश्चंस जो टफ नजर आते हैं ना, उनको कैसे सॉल्व करना है, आप यहाँ से ये चीज सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, द इवेंट वॉज हेल्ड इन दिल्ली। अब रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप है, फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप, ठीक है। ओके, इंडियन member beat Nepal with a score of this in the final to become the world champion in men category. Indian women beat Nepal with a score of this in the final to become the world champion in women category. अब ये चीज देखो, यहाँ पे नेपाल को बीट किया, थर्ड, दोनों स्टेटमेंट सेम है, बस मैन और वुमेन का डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है। ऐसा ही क्वेश्चन एक 2023 में आया था, एंड उसमें था वो चेस चैंपियनशिप से रिलेटेड था, एंड उसमें थम्पी उसका कुछ था, है ना। उस टाइम पे मैंने वो चीज़ पढ़ रखी थी कि थम्पी उसका लोगो वगैरह कुछ समथिंग इस तरह, वो चीज़ पता थी सिर्फ, और बाकी दो स्टेटमेंट्स का कोई आइडिया नहीं था, और वहाँ पे उन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया था। मतलब उस टाइम पे मुझे ये लॉजिक्स और टेक्निक्स ट्रिक्स वगैरह इन चीज़ों का कुछ आइडिया नहीं था, है ना। और वो क्वेश्चन मेरे को फिर वहाँ पे छोड़ना पड़ा, मतलब कि वो अगर उसको सॉल्व करने का मुझे नजरिया एक तरह से पता होता ना, तो मैं उसको सॉल्व वहां पे कर सकती थी। बट यहाँ पे देखो अब क्या था, हेल्ड इन दिल्ली, फर्स्ट खो खो वगैरह ऐसे जो है इंडिया के गेम्स रहते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है नॉर्मली, जो हम खेलते देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप हुआ और ये इंडिया में हुआ, दिल्ली में हुआ, ठीक है, ये चीज हो सकती है। अब यहाँ पे सभी स्टेटमेंट्स हम इनकरेक्ट नहीं मान सकते, है ही नहीं ऐसा ऑप्शन हमारे पास, तो एक तो करेक्ट होगी। और सेकंड और थर्ड में नेपाल को चेंज किया जा सकता है, इसके जो भी मतलब कि स्कोर है उसको चेंज किया जा सकता है यहाँ पे, है ना, और दोनों को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। वहां पे उस वाले क्वेश्चन में दोनों को इंटरचेंज किया था, और ऐसी दो स्टेटमेंट सेम बनाई थी, मैन और वुमेन लिखा था, बट दोनों को ही गलत किया गया था, ठीक है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व किया और ये वाला क्वेश्चन सही बना, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ना तो पढ़ रखा था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैंने पढ़ा हुआ है और तब वो क्वेश्चन आ गया, उसको सोल्व किया। और अगर मैंने PYQs को इतना ध्यान से और मतलब कि इन चीजों को नहीं पकड़ा होता, तो ये ऐसे क्वेश्चंस करेक्ट नहीं बन पाते, राइट। और इन क्वेश्चंस को छोड़ना ही पड़ता मुझे, जैसे मैंने पहले छोड़ा था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में सच में जो खुद प्रिपरेशन करते हैं, और बेशक आप कोचिंग भी ले रहे हैं, तो भी आपको इन चीजों का पता, आई थिंक कोचिंग में तो नहीं लगता होगा, है ना। इन चीजों को आप PYQs की जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, हम लोग क्या करते हैं, मैगजीन्स मतलब कि मंथली मैगजीन एंड ईयरली मैगजीन, न्यूज़पेपर भी कर रहे हैं, और आपको फिर भी नहीं पता लगेगा कहाँ से आ गया करंट, स्पेशली
मेरे केस में तो ऐसा कि भाई इतनी ज़्यादा चीज़ें जो रटने की चीज़ें होती हैं ना, मतलब कि इतना ज़्यादा याद नहीं कर सकते, मतलब कि जो समझने की चीज़ें हैं ना, जैसे मैथ्स है भाई, ठीक है, और जो मतलब कि कंसेप्ट है वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ईजिली आ जाती हैं। और सबके साथ भी यही होता होगा, पर ठीक है कुछ लोग कर पाते हैं, जैसे कि जो और एग्जाम्स की मैंने देखा है, मतलब कि मेरे ही फैमिली में, फ्रेंड्स में जो हम देखते हैं, तो होते हैं भाई वो चीज़ें याद कर लेते हैं, बट मुझे पहले से ही ऐसा है, और स्पेशली करंट अफेयर्स के मामले में तो होता ही है और ज़्यादा। तो अगर आपको जिसमें दिक्कत आ रही है ना, उसका आप फिर देखो उस चीज़ को आप कैसे अपनी उस कमज़ोरी को अपनी ताकत बना सकते हो, उसको कैसे आप उस चीज़ को फिर सॉल्व करोगे, ठीक है। और जो मेन चीज़ है ना, फिर उस पर फोकस रखो अपना, कि भाई अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो देन फॉलो दैट ओनली, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आप जो चीज़ पढ़ के गए उससे क्वेश्चन आ भी गया और आपसे वो फिर भी बन जाए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है पहले। एक वो जो एथिक्स कमेटी का क्वेश्चन था, मैं आपको अभी बता देती हूँ, लास्ट ईयर था आई थिंक वो। मैंने एथिक्स कमेटी, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, मैंने उसको पढ़ा भी उससे रिलेटेड, ठीक है, जो मेरे नोट्स थे उससे भी मैंने रिवाइज़ किया। एंड जो क्वेश्चन आया ना, वो ईजी भी क्वेश्चन था, अगर मैं उसको नहीं भी पढ़ के जाती ना तो भी वो सॉल्व हो सकता था, बट हुआ क्या, उसमें जो मैं पढ़ के गई उससे स्टेटमेंट नहीं बनी थी, ठीक है। मुझे लगा अब इसको मैंने पढ़ भी रखा है और अब इसको मैं करूँ इस क्वेश्चन को और ये फिर गलत हो जाए तो बहुत बुरा लगेगा बाद में, तो मैंने उस चीज़ को छोड़ा। बट उसमें अगर मैं ये चीज़ देखती कि स्टेटमेंट की लैंग्वेज क्या, नेगेटिव भी था उसमें, एक को ऑप्शन को एलिमिनेट करती वो क्वेश्चन बन जाता, बट इन चीज़ों का पता ही नहीं था तब तक, और वो क्वेश्चन फिर मैं छोड़ के आई वहाँ पे। ऐसे मैंने कई क्वेश्चंस छोड़ रखे हैं पहले। तो इस बार यही था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट, आप जब ये डिसाइड करोगे ना कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो उसको करने का आपके पास लॉजिक रीज़न होना चाहिए, आप क्वेश्चन को क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट बस करना ही करना है इस उससे करोगे ना माइंड सेट से, तो भी आप क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फाइनल्स ऑफ 45th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन 2025। गुकेश, देखो अब ये वाला क्वेश्चन गुकेश से रिलेटेड आई थिंक सभी को पता होगा, है ना, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड, चेस से रिलेटेड आपके नोट्स भी होंगे, आप पढ़ के भी गए होंगे। अरे देखो यहाँ पे मेरा गलत भी हो गया। ओके, इसमें देखो क्या था, गुकेश बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट विनर आफ्टर डिफीटिंग द रशियन प्लेयर दिस वन। यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट का पता था कि गलत है, फर्स्ट वाली का। फिर बोला कि अभिमन्यु मिश्रा एन अमेरिकन चेस प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। अब तो इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट का तो पता था कि वो इनकरेक्ट है, ठीक है, मैंने इस पे मार्क भी कर लिया था। सेकंड वाले का मैंने इनकरेक्ट ही मानी, क्योंकि भाई रशिया का प्लेयर वो बोला है कि वर्ल्ड का यंगेस्ट भी है, तो मे बी इसमें कुछ ना कुछ चेंज किया होगा, दैट्स व्हाई मैंने इसमें दोनों को इनकरेक्ट माना। एंड शायद ये वाली करेक्ट स्टेटमेंट थी, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट था। ठीक है गाइस, आगे के क्वेश्चन है ना हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैंने सोचा तो था कि सारे के एक साथ ही कंप्लीट करेंगे, बट अगली नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। एंड जो एक कमेंट था कि भाई जो मेंस की प्रिपरेशन है उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं बनाऊं, ठीक है, उसको मैंने बोला था कि सेकंड, मैंने रिप्लाई किया 2 जून को बनाऊंगी, बट आई विल मेक द वीडियो ऑन 3 जून, ठीक है, बिकॉज ये वाला हमारा कुछ रह गया है, पहले इसको मैं कंप्लीट करके फिर उसके बारे में डाल दूंगी, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।